अस्सलामुअलैकुम। अभी हम लोग निकल रहे हैं एक लंबे सफ़र पर। पता नहीं कितने बजे हम लोग लौट कर आए। बहरहाल आज जो हम लोग जा रहे हैं नेपाल, तो मेरी कोशिश होगी कि हम वहाँ के बारे में कुछ आप लोगों को बताएं, कुछ दिखाएं वहाँ के बारे में। साथ ही साथ रास्ते पर क्या क्या मिलता है ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताता रहूँगा। दुआ कीजिए हमारा सफ़र बेहतर रहे। सुबह के 5 बज रहे हैं। हम सभी लोगों ने बहुत पहले ही पैकिंग कर ली है और ये अच्छा ग्रुप है हम लोगों का। वहाँ हम लोग जाएंगे तो हमें अच्छा भी लगेगा, क्योंकि यहाँ उन्हीं लोगों को लिया गया है जिनके साथ अच्छी बनती है। नेपाल जो भारत का एक पड़ोसी मुल्क है और दोनों मुल्कों के रिश्ते बहुत ही बेहतर हैं। नेपाल का ज़्यादातर हिस्सा कोहे हिमालय के दामन में वाक़ है। सिंध और गंगा नदी का कुछ हिस्सा नेपाल में भी आता है। यहाँ की कुल आबादी 26.4 मिलियन है और ये दुनिया का 48वां बड़ा मुल्क है। रकबा के लिहाज से देखा जाए तो इसका नंबर 93 आता है। अभी एक चौक पे रुके हुए हम लोग, छोटा सा चौक है और उसके बाद हम लोग देख रहे हैं यहाँ चाय। हाँ, और अब जानते ही हैं कि इसके बाद पान की दुकान है, यहाँ पर भी है, वहाँ पर भी है, फिर वहाँ चलेंगे ना जी। सत्तू नहीं, चाय चाहिए। इसकी सरहदें शुमाल में चीन, जुनूब मशरिक़ और मगरिब में भारत से मिलती हैं, जबकि बांग्लादेश यहाँ से सिर्फ 27 किलोमीटर की दूरी पर है। भूटान और नेपाल के बीच भारत की एक रियासत सिक्किम है। दुनिया के 8 बुलंद तरीन पहाड़ नेपाल में ही है और दुनिया की सबसे ऊंची चोटी, जिसे माउंट एवरेस्ट कहा जाता है, ये भी नेपाल में ही है। नेपाल का दारुल हुकूमत काठमांडू है और यही मुल्क का सबसे बड़ा शहर भी है। यहाँ कई नस्ल के लोग रहते हैं। यहाँ की सरकारी ज़बान नेपाली है। यहाँ की आबादी 2,64,94,504 है। यहाँ के लोग नेपाली ज़बान बोलते हैं। ये सामने जो इलाका दिखाई दे रहा है, जो घर दिखाई दे रहे हैं, ये सारे घर नेपाल के हैं। इस जगह का नाम है मलंगवा और अभी हम लोग सोनबरसा में हैं, तो आगे का सफ़र जारी है। यहाँ हिंदू मज़हब को मानने वाले 81%, बुद्ध मज़हब को मानने वाले 9%, इस्लाम को मानने वाले 4.5%, किरांत को मानने वाले 3%, मसीहियत को मानने वाले 1.4% और बाकी लादीनियत को मानने वाले लोग रहते हैं। यहाँ मुसलमानों की हालत बहुत ही खस्ता है, क्योंकि यहाँ मुसलमानों पर कोई तवज्जो नहीं दी जाती है। इसलिए वहाँ के मुसलमान खेती बाड़ी या छोटी मोटी दुकान चलाकर अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं। ये इलाका काफ़ी पिछड़ा हुआ है। हालांकि ये भारत का ही हिस्सा है, लेकिन सरकार की नज़र यहाँ बहुत कम ही पड़ती है। आप यहाँ देख रहे हैं सड़कों की हालत बहुत ही खस्ता है और गरीबी हद से ज़्यादा है। पक्के मकानात बहुत कम मिलते हैं और लोग सिर्फ खेती बाड़ी से ज़िंदगी गुजारते हैं। ये एक पुल है जो अभी हाल में ही बना है। एक पुराना पुल इसके नीचे भी है, जिसे आप देख सकते हैं, और ये नदी बहुत गहरी है। चूँकि यहाँ बहुत सारे पहाड़ हैं, इसलिए बहुत सारी नदियाँ भी आपको देखने को मिलती हैं। ये तालाब है, तालाब के किनारे बसा हुआ एक छोटा सा गांव। हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और मैं आपको बता दूं
कि मैं इस इलाके में 12 साल बाद पहुंचा। तो नतीजा ये हुआ कि मैं रास्ता भूल गया और जितना वक्त मुझे अपनी मंजिल पे जाने को लगना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा वक्त लगा। बहरहाल रास्ता को देखते हुए आप देख सकते हैं, लोगों को देखते हुए, घरों को देखते हुए हम लोग आगे की तरफ बढ़े। जगह जगह पर जानवर ऐसे ही आवारा घूमते रहते हैं और इंसानों को भी आप देख रहे हैं कि अगर हॉर्न बजाएं भी तो उन पर असर नहीं होता। कच्ची सड़कें हैं और सड़क के किनारे बसे हुए कच्चे मकानात। बहरहाल यहाँ की फ़ज़ा बहुत ही अच्छी है, यहाँ की आबो हवा बहुत ही साफ़ सुथरी है। आप ये घर देख सकते हैं, ये नेपाली तर्ज़ तामीर का नमूना है। कहीं कहीं पर सड़कें अच्छी मिलती हैं, बस 1 या 2 किलोमीटर सड़क सही होगी, फिर आगे उसकी वही हालत होगी, वही खस्ता हालत। सड़क के किनारे सागवान के पेड़ खूबसूरती में इजाफा करते हैं। यहाँ बहुत कुछ देखने को मिला और मैं इस खूबसूरत स्कूल को देखकर बहुत खुश हुआ। इस इलाके में ये बहुत बड़ी बात है। बहरहाल हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो सफ़र हमारा सिर्फ 7 किलोमीटर का था, वो सफ़र लगभग 27 किलोमीटर का हुआ। और ये वो रास्ता है जो हिंदुस्तान और नेपाल को अलग करता है, यही बॉर्डर है और यहीं पर हमसे गलती हुई। यहाँ कोई पुलिस नहीं है। नतीजा ये हुआ कि हम आसानी के साथ भारत से नेपाल की तरफ चले गए, जबकि यहाँ टैक्स देना लाजमी होता है। लेकिन ये रास्ता एक ऐसा रास्ता है जहाँ कोई टैक्स लेने वाला है ही नहीं। आप यहाँ देख रहे हैं सरहद का निशान, करीब से देख लें। वो उजला सा जो पत्थर है वही सरहद है। अब हम लोग नेपाल आ चुके हैं, लेकिन मैंने पहले ही कहा कि ये रास्ता गैर कानूनी है क्योंकि यहाँ कोई पुलिस है ही नहीं। नतीजा ये हुआ कि हम आसानी के साथ नेपाल में पहुँच गए, लेकिन इसका खामियाजा हमें बाद में भुगतना पड़ा। जब हम वापस नेपाल से लौट रहे थे तो यहाँ इंडियन पुलिस ने हमें रोक लिया और वापस नेपाल में भेज दिया। अब हम लोग इस परेशानी में थे कि आखिर अपने मुल्क कैसे आए। बहरहाल अल्लाह पाक की मेहरबानी रही कि कुछ ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। हम लोग वापस वक्त पर अपने गांव चले आए। ये देखिए नेपाल की सड़कें हैं। नेपाल वैसे भी गरीब मुल्क है और गरीबी की इंतहा यहाँ पर देखने को मिलती है। आपको कहीं कहीं पक्के मकानात मिलेंगे, बाकी जो मकानात हैं वो बस ऐसे ही हैं। उसके बाद हम लोग एक इलाके से गुज़र रहे हैं, एक ऐसे इलाके से जो काफ़ी पसमादा है। और तज्जुब ये होता है कि यहाँ के लोगों की सोच भी इसी तरह की है। किससे क्या बात की जाए, किस तरह बात की जाए, ये उन लोगों को नहीं पता। बहरहाल हम लोग घूमने के लिए आए हैं, अभी गर्मी की छुट्टी है, तो सोचा कि कुछ नई नई जगहों की सैर की जाए। उसी की एक कड़ी थी ये। यहाँ हम लोग आए हैं। इनका भी परेशानी हो रहा था, चलिए गाड़ी लौटा जाती है चला जाता है। चाय पीने के बाद देखिए हम लोग नेपाल के इलाके में हैं और यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ का रहन सहन कैसा है। एक शौक हुआ कि यहाँ चाय पिए।
तो चाय पीने के लिए हम आए हैं और मेरे साथ बच्चे भी हैं। धूप इतनी तेज है कि गाड़ी में भी बैठना गवारा नहीं, तो यहाँ पे चाय पी रहे हैं। नेपाली सकाफत, नेपाली कल्चर आप यहाँ देख रहे हैं। यहाँ ज़्यादातर मकानात वो 2 मंजिला मिलेंगे। हमारे साथ हमारी टीम है और हमारी गाड़ी भी पीछे है। हमारे पीछे ये सड़क है। ये सड़क देखने में आपको अच्छी लग रही होगी, लेकिन इस पर पिच नहीं है, इस पर पत्थर है, जिसकी वजह से हादसा होने की गुंजाइश बहुत ज़्यादा है। बहरहाल यही वो रास्ता है जहाँ से हमें वापस लौटना पड़ा। उसके बाद वापस हम अपने इलाके की तरफ आते हैं। अपना मुल्क हिंदुस्तान, अपना मुल्क भारत वाकई अपना मुल्क है, बहुत खूबसूरत है। यहाँ की आबो हवा, यहाँ की रंगीनियाँ, आप दुनिया के किसी भी मुल्क में जाएंगे ऐसी बातें आपको नहीं मिलेंगी, ये सुकून आपको नहीं मिलेगा। नदी के किनारे बसा हुआ ये इलाका जो मुजफ्फरपुर में है, यहाँ से गुज़रते हुए हम लोग आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और फिर अपने गरीब खाने की तरफ आ रहे हैं। सफ़र यादगार रहा, क्योंकि सफ़र में अगर ख़तरा ना हो, सफ़र में अगर कोई परेशानी ना हो, तो फिर सफ़र यादगार नहीं रहता है। तो इस सफ़र में बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। उसके बाद जब मैं वापस आया तो यहाँ आंधी और तूफ़ान ने हमारा इस्तकबाल किया। जब मैं गया था सुबह 5 बजे, उस वक्त मौसम बहुत अच्छा था, लेकिन जब लौट कर आया उस वक्त यहाँ तूफ़ान था, तेज़ हवाएं चल रही थी। बहरहाल अल्लाह पाक की मेहरबानी रही, हम लोग वापस अपने घर आ गए।